नमस्कार, द न्यूज की स्पीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। नमस्कार, मैं हूं वीणा लालवानी। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वह इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। बता दें कि अगर किसी की सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपए है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त कर रखा है। वह पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है। वही 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह ही 5% टैक्स लगाया गया है। वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक है, उन पर 10% टैक्स लगाया गया है। जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें 15% टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया। चुनाव वाले राज्य बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया। इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना काल के बीच 2021 और 22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सभी की निगाहें चुनाव राज्यों को लेकर होने वाले ऐलान की ओर लगी थी। वित्त मंत्री चुनावी राज्यों को निराश नहीं किए और कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्य बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.2 लाख करोड़ का ऐलान किया। इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया। किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर अपने बजट भाषण में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया। 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई। कोरोना काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पहले कभी नहीं था। 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या क्या सहन किया, उसका कोई उदाहरण नहीं। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिए LIC को IPO काफी अहम साबित होगा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में सरकार की वित्तीय स्थिति के लिए यह काफी राहत की बात होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश करते हुए LIC का IPO लाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2021 और 22 में LIC का IPO को लेकर आएगी। इसके लिए इसी सत्र में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। सरकार ने काफी पहले ही LIC का IPO लाने का फैसला कर लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई। अब वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार वित्त वर्ष 2021 और 22 में LIC का IPO लेकर आएगी। सरकार LIC में 25% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार चरणबद्ध ढंग से LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए इस संयुक्त सर्च ऑपरेशन में आतंकी ठिकाने से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, AK-47 के 94 राउंड गोली, 2 चाइनीज पिस्टल मैगजीन, पिस्टल के 8 राउंड गोली, 5 UBGL ग्रेनेड और एक रेडियो सेट मिला है। सुरक्षा बलों ने जम्मू के राजौरी जिले में आतंकियों की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया। इस दौरान यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि आतंकी संगठन अब जम्मू के राजौरी और रियासी में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा बलों को यह कामयाबी जम्मू के राजौरी जिले के खवास जंगलों के गटयोग इलाके में मिली है। सुरक्षा बलों की ओर से दावा किया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से उन्हें लगातार इस तरह की जानकारियां मिल रही थी कि कई आतंकी संगठन जम्मू के राजौरी और रियासी जिलों में आतंकी गतिविधियों को दोबारा शुरू करना चाह रहे थे। सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, AK-47 के 94 राउंड गोली, 2 चाइनीज पिस्टल मैगजीन, पिस्टल के 8 राउंड गोली, 5 UBGL ग्रेनेड और एक रेडियो सेट मिला है।
दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और प्रदर्शनी हॉल को लेकर पाबंदियां हटाने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और संबंधित अन्य अधिकारियों को एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार ने आज अधिकारियों को कोविड-19 के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और प्रदर्शनी हॉल को लेकर पाबंदियां हटाने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ सिनेमा हॉल के संचालन में मदद के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक नया सेट जारी किया। सरकार ने सिनेमा घरों को सोमवार से 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है, जिसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नया एसओपी जारी किया, जिसमें हर एक शो के बाद हॉल को सैनिटाइज करना, पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना इत्यादि शामिल है। मंत्री ने कहा, भीड़ से बचने के लिए टिकटों की डिजिटल बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद जब कल्पना चावला 6 अन्य साथियों के साथ धरती पर लौट रही थी तो उनका यान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में चावला समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे पर फ्लोरिडा के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का झंडा आधा झुका दिया गया। 1 फरवरी यानी आज अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। ये दिन नासा और सारी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए काफी दुखद दिन है। दरअसल साल 2003 में आज ही के दिन अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अपना अंतरिक्ष मिशन समाप्त करने के बाद धरती के वातावरण में वापस लौटने के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में यान में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी इस हादसे का शिकार हुई थी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पॉस्को एक्ट से जुड़े एक मामले को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इस फैसले को पीड़िता को और दुख देने वाला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आंखें बंद कर लेने से न्याय नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक फैसले को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इसे पीड़िता को दुख और देने वाला बताया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले को लेकर फैसला दिया था, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया था। राहुल गांधी ने इसी फैसले की एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि आंखें बंद करने से न्याय नहीं मिल पाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा, किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना उसके वक्षस्थल को छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता। इस तरह का कृत्य पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा मंडेवाले ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले के कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। कोरोना संक्रमण समेत कई अन्य गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की है। अपने बजट भाषण के दौरान हेल्थ सेक्टर के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ऐलान किया है कि हेल्थ सेक्टर का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लोकसभा में सीतारमण ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोरोना को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बीमारी का असर दुनिया भर में पड़ा है और भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी अलग अलग बैरिकेडिंग लगे रास्ते पर लोगों को दूसरे रास्ते के बारे में गाइड कर रहे हैं। कई तरह से रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है। लोगों का कहना है कि कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ आज से संसद में बजट सत्र। इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से दिल्ली के कई मुख्य रास्तों पर सुरक्षा कड़ी दिखाई दे रही है। तकरीबन 2 दिनों से पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम में लगी है। सबसे पहले बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर की गई। यह बैरिकेडिंग 10 लेयर से ज्यादा है। बजट के दौरान किसी भी व्यवधानों से बचने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए दिल्ली जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। इसमें NH-24 वाले रास्तों से लेकर आश्रम से अक्षरधाम मंदिर होते हुए NH-24 पर जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। आज किसानों की तरफ से सांसद घेराव का ऐलान किया गया था। हालांकि 26 जनवरी की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया था,
लेकिन फिर भी सावधानियों के तहत पुलिस की तैयारियां दिख रही है ताकि दिल्ली में कोई किसान दाखिल ना हो सके। किसी को भी उस रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अलग अलग बैरिकेडिंग लगे रास्तों पर लोगों को दूसरे रास्ते के बारे में गाइड कर रही है। कई तरफ से रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है। लोगों का कहना है कि कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क को पहनना अनिवार्य किया गया है। करीब 11 महीने के अंतराल के बाद जम्मू में सोमवार को स्कूल खोल दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोल दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर के सभी शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन आने के बाद जम्मू में प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क को पहनना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक हर कक्षा के बच्चों को शिफ्ट में पढ़ाने का भी निर्देश जारी किया गया है। विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश इसलिए जारी किया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मलिक ने केंद्र सरकार को किसानों का अपमान नहीं करने और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करने की सलाह दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी से बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकालने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान 2 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को किसानों का अपमान नहीं करने, उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संकट को हल करने के लिए किसानों से बात करनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता रहे मलिक ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में यूपी पुलिस की ओर से आंदोलनकारी किसानों को गाजियाबाद से बाहर निकालने के प्रयास से स्थिति और खराब हो गई। मलिक ने कहा कि मैं संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हूं, मुझे इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह किसानों का मुद्दा है और मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को बातचीत के जरिए तुरंत हल करने का अनुरोध किया है। पिछले 24 घंटों में 11,858 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। देश में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,07,57,610 हो गए हैं। इनमें 1,68,235 का अभी इलाज चल रहा है। कोरोना ने अब तक देश भर में 1,54,392 लोगों की जान ले ली है। वहीं 1,04,34,983 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण के बीच कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। देश में पिछले 24 घंटों में 11,427 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 118 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी। नए मरीजों की संख्या कल आए मामलों से 12% कम है। दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से लोगों के लिए नियमों में थोड़ी राहत दी गई है। सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों के जमा होने की संख्या बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी समारोह में अधिकतम 50%, लेकिन 200 से कम लोगों को जमा होने की छूट मिली है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगर जगह खुली हुई है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं तय की गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। अपने प्रोसीजर में दिल्ली सरकार ने जिन चीजों की इजाजत दी है उसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे, यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे। स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई। स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई। ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत दी गई है। बता दें कि इससे पहले जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे, तब केजरीवाल सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था कि किसी भी शादी समारोह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकते। दुनिया भर में वैक्सीन लगाने की मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत अब अन्य देशों को स्वदेश में बनी कोरोना वैक्सीन भी मुहैया करा रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत लगातार कई देशों को अपने यहाँ बनी वैक्सीन की खेप पहुँचा रहा है। इसी कड़ी में आज भारत ने कुवैत को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भेज दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, स्वदेश में बने कोरोना वैक्सीन का पहला खेप आज कुवैत पहुंचा चुका है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरी होगी और संबंध और मजबूत होंगे।
भारत ऐसे समय में अन्य देशों की मदद कर रहा है जब लगभग पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। भारत में बने कोरोना वैक्सीन को अब कई देशों ने इमरजेंसी मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जहां कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम बहुत तेजी से चल रही है। कई देशों ने मदद देने के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया है। इससे भारत की मित्र देशों के साथ दोस्ती और गहरी हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,85,888 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,35,03,533 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 963 लोगों की मौत हुई है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया भर में अब तक 7,51,12,721 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं 1,08,000 मरीजों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। भारत में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक्टिव केस मामले में भारत अब इंडोनेशिया को पछाड़कर दुनिया में 16वें स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 30 जनवरी के आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,07,46,000 हो गए हैं। कुल 1,68,784 लोगों को जान जा चुकी है। 1,04,23,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,04,062 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,86,63,465 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस वायरस में 1,832 लोगों की मौत भी हुई है। गौरतलब है कि अब देश में कोरोना से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,52,225 हो गई है। रूस ने भारतीय नागरिकों के लिए एक अच्छी पहल की है। रूस ने शनिवार को कहा है कि वह जल्द ही भारतीयों के लिए सभी कैटेगरी के वीजा को जारी करेगा। नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि यह फैसला 16 जनवरी को लिया गया था। वहीं रूसी कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर द्वारा यह फैसला लिया गया है। रूसी दूतावास ने कहा कि हफ्ते में 2 बार मॉस्को और नई दिल्ली के बीच उड़ानें संचालित की जाएंगी। हालांकि ये सेवाएं कब से शुरू होंगी, इसका अभी साफ पता नहीं चल सका है। रूसी दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय छात्रों को भी स्टूडेंट वीजा पर रूस में प्रवेश मिल सकेगा। साथ ही साथ उन लोगों को वीजा मिल सकेगा जिन्हें रूस में रहने की इजाजत है। वीजा अप्लाई करने के समय आवेदनकर्ता को कोविड-19 रिपोर्ट भी दिखानी होगी। इसके अलावा फिलहाल के लिए ई वीजा को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत और रूस के बीच में एयर बबल बनाने को लेकर भी बातचीत चल रही है। दोनों पक्षों की मंजूरी मिलने के बाद उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी सोमवार की सुबह अचानक संदेशपार स्थिति में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह आरा जेल में एक कैदी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे आरा जेल से सदर अस्पताल में इलाज के लिए जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत के बाद कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक 55 वर्षीय ददन यादव आर्मी से रिटायर था, जो भोजपुर के शाहपुर थाना का रमकरही गांव का निवासी था। आरा जेल अधीक्षक यूसुफ रिजवान ने कैदी की मौत को लेकर हार्ट अटैक की संभावना जताई है। सूचना दिए जाने पर कैदी के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचे कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार 31 मई 2020 को जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारनामेपुर ओपी के रमकरही गांव में चाचा और भतीजे को गोली मार दी गई थी, जिसमें चाचा की मौके पर मौत हो गई, जबकि भतीजा घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में भर्ती कराया गया था। क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में गोली मारने के आरोप रिटायर्ड फौजी ददन यादव समेत अन्य पर लगा था। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने रविवार को दावा किया कि वह पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि टीएमसी के नेताओं ने इस तरह की किसी वार्ता से इनकार किया है। आरजेडी नेताओं ने दावा किया कि आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर बातचीत के वास्ते कोलकाता में है। रजक ने कहा, हम साथ मिलकर बंगाल चुनाव लड़ने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। सिद्दीकी और रजक ने कोलकाता में बनर्जी से चर्चा करने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बहरहाल टीएमसी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आरजेडी के साथ किसी भी गठबंधन पर बातचीत नहीं चल रही है।
भारत सरकार के नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जा रही जमीनों को मैप भी देखा। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने अधिग्रहित की जा रही जमीनों को लेकर नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला को ब्रीफिंग भी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही पर्याप्त जमीनों का अधिग्रहण हो जाएगा। नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला ने बताया कि अयोध्या के जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हैंड ओवर कर देंगे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना काम शुरू कर देगा और कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाकर 2 किलोमीटर किया जाएगा, जिससे इस रनवे पर ATR विमान भी लैंड कर सकेंगे। जल्द ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट सिविल एविएशन से कनेक्ट हो जाएगा। दरअसल अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट 600 एकड़ की जमीन पर प्रस्तावित है। जिला प्रशासन जमीनों के अधिग्रहण में लगा हुआ है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हैंड ओवर कर दी जाएगी, जिसके बाद अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। पहले इस रनवे की लंबाई कम रखी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एयरपोर्ट को बोइंग 777 विमानों के योग्य बनाने के लिए रनवे की लंबाई 2 किलोमीटर रखने को कहा। साथ ही एयरपोर्ट का नाम बदलने की भी घोषणा की थी। इसके बाद अब इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में राजनीतिक दलों को नहीं घुसने दिया था, लेकिन प्रदर्शन स्थलों पर लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद ही उसने राजनीतिक समर्थन लिया। गाजीपुर में दिल्ली मेरठ राजमार्ग पर प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसानों के जुटने की पृष्ठभूमि पर टिकैत ने यह टिप्पणी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर सीमा पर जुटे रहे हैं। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन अपनी गति खोने लगा था, लेकिन टिकैत की भावुक अपील और मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत ने आंदोलन में जान फूंक दी है। एक सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन में प्रवेश नहीं करने दिया था, क्योंकि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। प्रदर्शन को लेकर लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद राजनीतिक दलों से समर्थन लिया गया। इसके बावजूद नेताओं को किसान आंदोलन के मंच से दूर रखा गया। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत से मिलने आए शियूत प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, मोदी साबू न किसाना दी मन दी गल सुननी चाहिए है। जियूत कृषि कानूनों को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ NDA से रिश्ता तोड़ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 और 22 के लिए आज केंद्रीय बजट पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए बजट बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वर्तमान आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा से अनुरूप है। बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। पुलिस ने TP नगर थाना इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ मिलकर होटल ग्रीन पैलेस पर छापा मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट व्हाट्सएप के जरिए चलाया जाता था। ASTU को वेदव्यासपुरी कॉलोनी के होटल में सेक्स रैकेट चलाए जाने की खबर मिली थी। सूचना के बाद ASTU के CO और TP नगर पुलिस ने एक साथ होटल पर छापेमारी की। ग्रीन होटल पर अचानक हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से 3 लड़कियों और एक युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने होटल से अश्लीलता के धंधे में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो अश्लीलता का पूरा धंधा व्हाट्सएप पर चल रहा था। होटल मैनेजर व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीर उपलब्ध कराते थे, जिसके बाद व्हाट्सएप पर ही लड़कियों की कीमत के बारे में बताया जाता था। डील होने पर होटल में ही धंधा चलाया जाता था। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गल शहीद थाना इलाके में 22 दिसंबर को हुई प्रॉपर्टी डीलर मशरूर की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मशरूर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक मशरूर के साले शब्बू ने बदमाशों को सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी। पुलिस ने हत्याकांड के पीछे शब्बू और मशरूर के परिवार के बीच रंजिश को कारण बताया है। पुलिस अधीक्षक नगर अमित कुमार ने बताया कि मशरूर ने 15 साल पहले शब्बू की बहन को भगाकर उसके साथ शादी कर ली थी। दोनों की शादी के बाद से ही आमने सामने रहने वाले शब्बू और मशरूर के परिवार के बीच रंजिश चल रही थी। मशरूर पर अपने साले शब्बू पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप था। इस हमले में शब्बू बुरी तरह घायल हुआ था, जिसके बाद वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। आरोप है कि इसी का बदला लेने के लिए शब्बू ने बदमाशों को सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। बता दें कि सल शहीद इलाके के ईदगाह पर 22 दिसंबर को बदमाशों ने मसरूर को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। सरेआम हुए इस हत्याकांड से पुलिस के ऊपर भी सवाल उठने लगे थे। जिस जगह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, उसी सड़क के दोनों तरफ पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने भी ये माना था कि मशरूर की हत्या करने वाले बदमाश काफी शातिर थे। उन्होंने 2 चौराहों पर पुलिस ड्यूटी के बाद भी बीच सड़क पर मशरूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाथ कपा देने वाली ठंड से सिर्फ लोग ही परेशान नहीं है, धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी कहर बरपाती ठंड का असर देखा जा रहा है। जंगली जीवों पर ठंड का कितना असर पड़ रहा है, इसकी एक बानगी श्रावस्ती में देखने को मिली है। जिले में अलाव तापते एक कोबरा सांप की तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल कोबरा सांप पक्षियों के हमले में बुरी तरह घायल हो गया था। पक्षी उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे। बुरी तरह घायल कोबरा भाग नहीं पा रहा था। ठंड ने भी उसकी दुर्गति कर रखी थी। ग्रामीणों ने जब कोबरा की ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। ग्रामीणों ने कोबरा को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। कोबरा को ठंड से बचाने के लिए उसके लिए आग भी जलाई। आग के पास बैठकर कोबरा के अंदर गर्मी पैदा हुई और उसकी जान बच गई। बाद में वो अपने बिल में चला गया। अलाव तापते कोबरा की ये तस्वीर भिनगा कोतवाली के गोदपुरवा की है। ग्रामीणों ने इंसानियत की जो मिसाल पेश की है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। मरकाम ने कहा है कि केंद्रीय बजट चंद पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। काल्पनिकता से परिपूर्ण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लाया गया केंद्रीय बजट जमीनी वास्तविकता से कोसों दूर है। किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियों, मध्य वर्गीय परिवारों, व्यापार, उद्योग, किसी भी वर्ग की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों के लिए, सामाजिक क्षेत्रों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे गतिशील अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश की जरूरतों को नजरअंदाज किए जाने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जीडीपी की गिरती दर, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधों की दुर्दशा पर केंद्र बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। केंद्रीय बजट इस बात पर भी खामोश है कि कोरोना काल में 20,000 करोड़ के पैकेज के नाम पर घोषित लाभ संबंधित वर्गों को कैसे मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट सत्ती और बिना किसी गंभीर तैयारी के लाया गया है। देश का बजट सिर्फ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लाया जा रहा है। चुनावी बजट बनकर रह गया है। केंद्रीय बजट में कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश की घोषणाएं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार सरकारी उपकरणों को बेचने में ही लगी है, जो बेहद दुखद है, देश हित में नहीं है। जैसे रेलवे बेचेगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट, एयरपोर्ट के अगले चरण की बिक्री जल्द, GAIL, IOC, HPCL की पाइपलाइन एसेट बिकेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 64% करने की घोषणा की है। स्पीड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे लेंगे इजाजत। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज।